मैं डॉक्टर पूजा दीवान हूँ। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ। मैं इनफर्टिलिटी, टेस्ट ट्यूब बेबी, बांझपन का इलाज भी करती हूँ और आज आप सबके रूबरू हूँ इनफर्टिलिटी, टेस्ट ट्यूब बेबी पर चर्चा करने के लिए। इनफर्टिलिटी यानी बांझपन एक बहुत ही दुखदाई एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, जो कि सामाजिक स्टिग्मा, सोशल स्टिग्मा के साथ जुड़ा हुआ है। लोग अपने बांझपन के इलाज को लुप्त रखते हैं और बाहर आके खुलकर इसको अपनाते नहीं हैं। बांझपन, इनफर्टिलिटी के बड़े सरल इलाज भी होते हैं। कुछ चीज़ें तो केवल दवाइयों से निपट जाती हैं, कई में छोटे छोटे इलाज करने पड़ते हैं, जैसे कि अंडों की फॉलिकल मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, सोनोग्राफी करनी पड़ती है, नियम अनुसार संभोग करना पड़ता है, किसी में IUI, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन जैसा एक छोटी सी प्रक्रिया करनी पड़ती है। मैं ये नहीं कह सकती कि वो बीमारी है। जिस तरह फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन है, इसी तरह एक दंपति से अगर पूछा जाए तो वो यही कहेंगे ना कि मेरा भी तो फंडामेंटल राइट टू रिप्रोडक्शन है। तो इसके तहत एक तरफ तो हम एक भरी हुई आबादी के देश हैं और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो कि पीड़ित हैं इनफर्टिलिटी, बांझपन की वजह से। आइए जानते हैं कि IVF, टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब क्या है और इस प्रक्रिया में क्या क्या होता है और किन लोगों को इसकी ज़रूरत होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका इलाज केवल IVF से हो पाता है। वो पुरुष होते हैं जिनके शुक्राणु यानी स्पर्म्स बहुत ही कम होते हैं, नॉर्मल कंसेप्शन या सरल तरीके IUI जैसे फेल हो जाते हैं और उनको देखा जाए तो IVF तक भी नहीं कई लोगों को सूट करता और उससे भी ज़्यादा हाई लेवल की साइंस और टेक्नोलॉजी, जिसको ICSI बोलते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, उसकी आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसे भी पुरुष जन होते हैं जिनके शुक्राणु, जो उनका पानी होता है, उसमें होते ही नहीं हैं, नील होते हैं और उनके शुक्राणु हम लोगों को उनके शरीर से, उनके टेस्टिकल्स से निकालने पड़ते हैं। तो ये वाले जो शुक्राणु होते हैं, इनको IVF की जो एडवांस पद्धति होती है ICSI, उसी के द्वारा ही इस्तेमाल करके बच्चा देने की गुंजाइश बनती है। ऐसे भी स्त्रियां होती हैं जिनकी दोनों नलें या तो ख़राब होती हैं यानी डैमेज्ड होती हैं, या एक नल में कोई बीमारी थी उसकी वजह से एक ही नहीं बल्कि दोनों नलें निकाल दी, या नलों में बार बार प्रेगनेंसी यानी कि गर्भ ठहर जाता है, जिसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। और ऐसी स्त्रियों में जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है वो नलों को डैमेज कर देती है और फिर से एक्टोपिक होने के चांसेस रहते हैं। ऐसी स्त्रियां होती हैं जिनको एक बीमारी होती है एंडोमेट्रियोसिस, जो ग्रेड 4 होती है। ऐसी भी परिस्थितियां होती हैं कि जहां पर कोई भी तकलीफ नहीं है पर सारे सरल तरीके अपनाने पर फ़ायदा ही नहीं दे रहे। जहाँ पर भी ऐसी प्रक्रिया आ जाती है कि हम लोगों को हम एक ऐसी स्त्री के साथ वो ऐसी स्त्री हैं जो मरीज़ हैं जिनके अंडे बहुत कम हैं, बहुत ख़राब क्वालिटी के हैं, या फिर वो ख़त्म ही हो चुके हैं, चाहे वो समय से पहले मेनोपॉज उनका हो गया हो या फिर मेनोपॉज हो चुका है और अब वो बच्चे की इच्छुक हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उन लोगों को किसी और स्त्री से दान किए हुए अंडे यानी डोनर एग्स को इस्तेमाल करना पड़ता है और उस परिस्थिति में भी हम लोगों को IVF की ही टेक्नोलॉजी का भरोसा करना पड़ता है। अगर कोई चाहे तो वो अपने आप सीधे आके भी कह सकता है कि हम बच्चा IVF से ही करना चाहते हैं, और ये तो लोगों की अपनी चॉइस होती है, थोड़ी अटपटी सी चॉइस तो है। ऐसा भी होता है कि स्त्री या पुरुष अपना बच्चा नहीं करना चाहते और ख़ासकर जो लेडीज़ हैं वो प्रोफेशनली इन्वॉल्व हैं और वो नहीं चाहती कि उनका बच्चा अभी हो और वो अपने अंडे संभाल के हमारे पास रखना चाहती हैं। तो उस परिस्थिति में जो अंडे संभाल के हमने रखे होते हैं उनको जब इस्तेमाल करना होता है तो इस्तेमाल करने के लिए जो तरीका है वो तो केवल यही तरीका है कि हम उन अंडों को इस्तेमाल जब आगे करेंगे तो IVF के लिए करेंगे। ऐसे भी मरीज़ हैं जिनके शुक्राणु या जो स्पर्म्स हैं यानी और जो अंडे हैं वो कैंसर के मरीज़ थे और इतने कम मात्रा में हमें मिले और हमने उसको फ्रीज़ करा, तो आगे जब उसको इस्तेमाल करने की आवश्यकता आएगी तो सबसे सरल और सबसे सटीक और सबसे ज़्यादा सक्सेस वाला जो प्रोसीजर होगा वो IVF ही होगा।
तो इतने सारे इंडिकेशंस हैं जो कि आईवीएफ के लिए हैं। तो चलिए समझते हैं कि आईवीएफ किया कैसे जाता है। पहले तो बात ये समझनी है कि जब एक स्त्री होती है तो स्त्री के जो अंडे होते हैं वो हर महीने एक अंडा बनता है, और एक अंडेदानी, एक ओवरी से एक अंडा बनता है। और वो अंडा ही है जो कि चाहे हज़ारों स्पर्म्स, शुक्राणु उनके शरीर में आए, पर वो एक अंडा एक शुक्राणु से ही मिलेगा। और प्रति माह 20 से 40% का आंकड़ा होता है जिसमें चांस रहता है कि वो प्रेग्नेंट हों और ऐसा रहे। तो जब हम लोगों को आईवीएफ करना होता है तो जो क्लासिकल वे आईवीएफ का है उसमें हम कुछ दवाइयाँ और इंजेक्शन मरीज़ को देते हैं ताकि जो उनके सोए हुए अंडे हैं वो जग जाएं और वो उस महीने एक से ज़्यादा अंडा बनाएं। तो कई तो ये चाहते हैं कि 10 से 15 अंडे प्रति अंडेदानी में बने, तो 20-30 अंडे बन जाए और उनमें से जो खासे बड़े होंगे और मैच्योर होंगे वो सारे हम ले लेंगे। तो ये किया कैसे जाता है? तो जो स्त्री होती है उसको महीने के शुरुआत में कुछ इंजेक्शन या दवाइयाँ दी जाती हैं, और ये जो अंडे बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, इनके जो तालमेल है वो हमको सिर्फ सोनोग्राफी, फॉलिकल मॉनिटरिंग से पता चलती है। तो हम लगातार सोनोग्राफी करते हैं और वो आमतौर से अंदर से ही प्राइवेट पार्ट से होती है। जब ये अंडे मैच्योर हो जाते हैं तब हम लोग एक दवा देते हैं ताकि वो जो अंडे हैं वो फाइनल मैच्योरिटी में आएँ, और उनके फूटने से पहले हम एक छोटी बेहोशी में सोनोग्राफी के रास्ते से ही एक सुई डाल के उन अंडों को बाहर निकाल लेते हैं। यानी कि जो सोनोग्राफी पे दिखता है वो जो छोटी छोटी सिस्ट या थैलियाँ होती हैं उसका पानी हम निकाल लेते हैं। निकालने के बाद हम बड़े से माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं कि जो अंडे हैं ये अंडे इस पानी में हैं या नहीं, और फिर हम उन अंडों को छांटते हैं अच्छे और बुरे अंडों में, मैच्योर और इमेच्योर में और हाइपर मैच्योर में। जो सही अंडे होते हैं उनको हम लेते हैं, और जो पति होते हैं उनका पानी लेकर उस पानी में भी इस पानी को हटा के स्पर्म्स को कॉन्सेंट्रेट करके हम एक एक अंडे के साथ कई हज़ार स्पर्म साथ में रखते हैं और आशा करते हैं कि वो स्पर्म अपनी तंदुरुस्ती से उस अंडे के अंदर चला जाए और वो एक टेक्निकल बेबी, जिसे कि हम फर्टिलाइज्ड एग बोलते हैं, वो बना सके। यदि हम इक्सी करते हैं तो हम उसको नेचर पे नहीं छोड़ते हैं। हम जो स्पर्म होता है उसको एक सुई से पकड़ते हैं और एक होल्डर से हम अंडे को पकड़ते हैं, और हम ये छोड़ते नहीं हैं कि वो दोनों मेल करेंगे। हम स्पर्म को ले जाके उस अंडे के अंदर डालते हैं और टेक्निकली वहाँ छोड़ के आते हैं जहाँ अब कुदरती गुंजाइश नहीं रही कि दोनों मेल नहीं कर पाए। यदि स्पर्म की स्पीड अच्छी नहीं है, स्पर्म तंदुरुस्त नहीं है, चल नहीं ठीक से पाता, या अंडा जो है वो बुढ़ा चुका है, उसके बाहर का जो शेल है, प्रोटेक्टिव शेल, वो बहुत मोटा हो चुका है, तो ऐसे चांसेस रहते हैं। कई बार इसलिए भी किया जाता है क्योंकि हमने पहले आईवीएफ करा था और वो नहीं ठीक से मिल पाए, तो इसको इक्सी बोलते हैं। तो इक्सी में फ़ायदा ये रहता है कि आईवीएफ के कंपैरिजन में इक्सी में जो हमने टेक्निकल फ्यूजन करी और फिर कुदरत पे छोड़ा कि वो आगे बच्चा बने, उसके चांसेस बहुत हाई रहते हैं। जो बच्चा होता है उसको इंक्यूबेटर में मशीन में अच्छे से टेम्परेचर में, कार्बन डाइऑक्साइड में, ऑक्सीजन की मात्रा में रखा जाता है और उसको लगातार मॉनिटर करा जाता है हर कुछ घंटों में, हर दिन पे। और वो जो एक कण होता है वो कण बढ़ के 2 बनता है और 2 से वो 4 बनता है, 4 से वो 8 बनता है, 8 से वो 16 बनता है और इस तरह एक छोटा सा बॉल सा बन जाता है।
तो इतना बड़ा साइज़ भी नहीं होना चाहिए, या तो 3 दिन वाला बॉल या 5 दिन वाला बॉल हम डाल सकते हैं। और ये डालेंगे कहाँ, अब डाला तो ये सब हमारे लैब में हो रहा है। तो जो टेस्ट ट्यूब बेबी है उसका मतलब ये नहीं है कि एक ट्यूब के अंदर एक पूरा बच्चा 3 किलो का निकल के बाहर आएगा, वो बस एक सेल और एक कण है, और उसको लेके हम फिर डालते हैं लेडी के अंदर। तो लेडी के अंदर डालने का रास्ता जो होता है वो फिर उनके प्राइवेट पार्ट से अंदर डालने का प्रक्रिया है, जिसमें कोई ऑपरेशन नहीं करना पड़ता, कोई खांसी बेहोशी भी नहीं करनी पड़ती, और उस बेबी को हम वहाँ पे सही जगह पे सही टाइम पर डाल देते हैं। सोनोग्राफी से हम इंश्योर करते हैं कि सही जगह है। उसके बाद हम उसे कुदरत पे छोड़ देते हैं 11 से 14 दिन के लिए कि वो चिपक जाए, और वो चिपक जाएगा। उसके बाद हम ब्लड टेस्ट करते हैं और हमें पता चलता है कि ये बेबी कंसीव हुआ कि नहीं हुआ। और देखिए मैंने कितना सरल बना दिया ये सारे IVF के प्रोसीजर को। जो IVF है वो लेडी की उम्र पे बहुत निर्भर करता है। जितनी यंग लेडी होगी उतना ज़्यादा हाई चांसेस रहेंगे प्रेगनेंसी रेट के। जो सिंगल इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है कि लेडी की एज, फीमेल की एज। यदि वो 30 साल से नीचे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो यंग हैं और उनके चांसेस प्रेग्नेंट होने के ज़्यादा हैं। और यही लेडीज़ जब इनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, खासकर 35 से ऊपर और ख़ासी 40 के ऊपर, तो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। एवरेज करीब 36-37% का सक्सेस रेट है IVF में, और अगर हमारी एज बढ़ जाए तो वो 5 से 7% तक भी घट सकता है। पर जब हम ICSI को करते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन ज़्यादा होती है, इसलिए उसका सक्सेस रेट 45 to 50-55% भी माना जाता है। और भी बड़ी सारी तकनीकें लाई गई हैं, जैसे लेज़र की तकनीक, ब्लास्टोसिस्ट कल्चर की तकनीक और बायोप्सीज़ की तकनीक, ताकि कोई अगर हमने बेबी बनाया है तो वो बेबी ख़राब ना हो, वो जेनेटिकली एबनॉर्मल ना हो। हमारे पास टेस्ट हैं। यदि मरीज़ का पहले बेबी था जो कि जेनेटिकली एबनॉर्मल था या शारीरिक कमज़ोरी थी, तो वो बीमारी फिर से ना आए, तो उसके लिए भी टेस्ट किए जा सकते हैं। तो देखिए ना, IVF के फ़ायदे भी बहुत सारे हैं। मैं सब लोगों को इस बात की एश्योरेंस देती हूँ कि IVF एक सेफ़ प्रोसीजर है। IVF एक मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर है। आपको मालूम है आपका बच्चा IVF से हुआ है, दुनिया नहीं जानती। IVF इतना कष्टदायी भी नहीं है जितना उसके बारे में कहा जाता है। IVF आपका मैटर ऑफ राइट है। अगर कोई कारण से आपको कराना है तो कृपया जाके कराएं। जितना आप समय टालेंगी, देरी करेंगी, उतनी आपकी उम्र बढ़ेगी और आपकी अंडे बनाने की क्षमता उम्र के साथ घट जाती है। इस बात का तो आपको प्रमाण होगा ही, क्योंकि एक दिन आएगा जब उम्र बढ़ जाएगी और महीने ख़त्म हो जाएंगे। महीने ख़त्म होने से 6-7 साल पहले ही अंडे काफ़ी मात्रा में कम हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग खुद मरीज़ हों, पर आपके आसपास अगर कोई हो और उसको 1 साल हो गया हो शादी करे और वो बच्चा करने की कोशिश कर रहा था, यदि वो नहीं कोशिश कर रहा था और वो किसी गर्भ निरोध के बिना रेगुलर संभोग कर रहा था और 1 साल हो गया है और उसका बच्चा नहीं हुआ है, तो उसको डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। यदि कोई औरत 35 साल की उम्र से ज़्यादा की है तो भी उसको 6 महीने की ट्राई के बाद डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। यदि किसी औरत के महीने सही नहीं हैं शुरू से, तो आप डॉक्टर की सलाह पहले लें और उसके बाद आपको फैमिली प्लानिंग करनी है तो करें, आपको डिले करना है तो करें, पर डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ही ज़रूरी बात है। इसके साथ ही आप सबसे अलविदा। मैं डॉक्टर पूजा दीवान, आपकी फ्रेंड, आपकी सहेली। नमस्कार।